हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे समरूपता सिमिलरिटी पे। और ये जो सिमिलरिटी होती है वो बहुभुजों में किस प्रकार होती है वो ध्यान देना है आप लोगों को। और इससे संबंधित आपके एग्जाम में कम से कम 9 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं किसी एक प्रश्न वाले से, और बाकी प्रश्न वाले में भी काम में आती है सिमिलरिटी। तो पहले आप लोगों को समझना समरूपता होती क्या है। अब समरूपता का नाम आपने सुना होगा, इससे समकक्षी सर्वांग समता। सर्वांग समता और समरूपता लगभग सेम है। कैसे? जैसे आप ये दोनों हथेलियां देख रहे हो, ये दोनों हथेलियां आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों क्या है, समान रूप की है कि नहीं? है समान रूप की, देख रहे हैं, और एक दूसरे को पूर्ण रूप से अध्यारोपित कर रही है। देखो यहाँ से देखिए और इधर से देखिए कि ये हथेली इस हथेली को पूरी तरह से अध्यारोपित कर रही है, पूरी तरह से ढक रही है इसको। इधर से आप देखिए ये क्या हो गया, आपस में ये समान रूप था। समान रूप होने के साथ साथ में प्रत्येक एंगल और प्रत्येक भुजा यानी प्रत्येक अंगुली और दोनों का जो बीच का गैप है वो दोनों सेम है। तो वो चीज कहलाती थी सर्वांग समता। क्या थी? सर्वांग समता हम ये बोला करते थे कि उसके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं भी क्या हो, बराबर। कैसे संगत कोण का मतलब? देखिए इन दोनों के बीच में देखिए ये कोण, इसमें जितना कोण है, ये जितनी यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर सकती है उतनी ये अंगुली भी रोटेट करेगी। देखो ये कितना, देखो दोनों को साथ इतना ही है, दोनों का गैप सेम है। संगत कोण तो ये हो गया। अब यदि बात करें संगत भुजा, संगत भुजा का मतलब हो गया ये अंगुली, कौन सी अंगुली? ये अंगुली है, इस अंगुली की बात कर रहा हूं मैं, और ये अंगुली दोनों आपस में क्या है, बराबर। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि ये लो इसको ढक दो, ये नहीं। कि आप बोलोगे सर ये आप तो संगत भुजाएं बराबर बता रहे थे, ये भुजा कहाँ बराबर है? देखिए यहाँ पे रख के देखो। संगत का मतलब हो गया जो जहाँ पे है, जिस कोण के साथ में लगी हुई भुजा है वही संगत भुजा होगी। इस कॉन्सेप्ट को आपको विशेष तौर पे समझना है। क्या है यहीं से समझिए, इस भुजा के इस अंगुली के संगत अंगुली ये अंगुली है, इस अंगुली के बीच वाले के अंगुली बीच वाली ये इस अंगुली के संगत है, और ये इसके अंगुली, और अंगूठे के संगत अंगूठा ही संगत रहेगा आपके पास में। तो ये हो गई संगत का कॉन्सेप्ट। कोणों की बात करेंगे, संगत कोण तो इनके बीच का जो भी है, संगत भुजाओं के साथ में ही संगत कोण बनते हैं आपके पास में। तो जो संगत भुजाएं भी बराबर है और संगत कोण भी बराबर है, उसको हम कहेंगे सर्वांग समता। क्या कहेंगे? सर्वांग समता। लेकिन आपके पास में सर्वांग समता से कुछ हटकर आ गया समरूपता, समान रूप। अब कैसे? जैसे ये मेरी हथेली है और एक आपकी हथेली है, दोनों को देखिए आप, मेरी हथेली और आपकी हथेली हो सकता है मेरे से बड़ी हो या हो सकता है मेरे से छोटी हो, लेकिन है समान रूप की। कैसे? यदि मैं बात करूं यहाँ ये दोनों बोटल्स क्या है, समान रूप की, समरूपता है। सर्वांगसम भी है क्योंकि प्रत्येक जितनी इसका आकार है उतना ही सीधा है। दोनों बोतल आपस में क्या है, सर्वांगसम। लेकिन सर्वांगसम जो आकृति है उसके साथ साथ वो क्या है, समरूप भी है। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं जैसे ये दोनों रजिस्टर भी आपको देखो समान रूप के दिख रहे हैं, दोनों रजिस्टर भी क्या है, समान रूप के। तो इसको इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, समरूप। लेकिन इनको सर्वांगसम भी बोलेंगे क्योंकि जो आकृति सर्वांगसम होती है, जैसे ये दोनों देखो आपस में एक दूसरे को अध्यारोपित कर रहे हैं, कहीं से भी देख लो, जितनी ये मोटाई है उतनी इधर से मोटाई है पूरी, तो ये सर्वांगसम है। अब जो आकृति सर्वांगसम होती है वो हमेशा क्या होती है, समरूप होती है, ये ध्यान रखना है। जो आकृति सर्वांगसम होती है वो हमेशा क्या होती है, समरूप। आपने बस के चारों टायर देखे होंगे, बस के चारों टायर क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। कोई ऐसे नहीं होता एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, चारों टायर वो क्या है, सर्वांगसम। लेकिन सर्वांगसम होने के साथ साथ में क्या है, वो समरूप भी है। अब बस के चारों टायर की बात कर लिए, अब बात कर लेते हैं हम साइकिल के टायर। बस के टायर को उठा के लेके आओ और एक साइकिल के टायर को उठा के लेके आओ, वो दोनों सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो बड़ा होगा और एक क्या होगा, छोटा। आकार में भी बात करें तो साइकिल का हो सकता है बड़ा हो सकता है आपके पास में, या मान लो छोटा हो सकता है, पतला भी हो सकता है, लेकिन उनका आकार दोनों का क्या है, बिल्कुल सेम है। ये बात करो, ये दोनों आकृतियां क्या कहलाएगी, समरूप। समान रूप की वर्ताकार है, इसलिए ये दोनों जो आकृतियां हैं वो क्या कहलाएगी, आपकी समरूप। लेकिन
एक मैं आपको कहूं ये 3 सेंटीमीटर का वर्त है, दूसरा भी आपके पास में 3 सेंटीमीटर का वर्त या टायर है आपके पास में, तो ये क्या है, समरूप तो है ही, लेकिन समरूप होने के साथ साथ में ये क्या है, सर्वांग सम भी है। अब मैं बात करूं आपके पास में, जैसे एक ये ट्रायंगल आपके पास में एक त्रिभुज है, और वो कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान। आपके पास में समबाहु त्रिभुज है, इसकी 3 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है मानो, और एक ये त्रिभुज दे दिया, उसकी 6 6 6 ही है, तो ये भी समबाहु है। अब ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, ये जो दोनों त्रिभुज होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके पास में, समरूप कहलाएंगे, लेकिन क्या नहीं होंगे, ये सर्वांग सम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एक बड़ा और एक छोटा है, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अध्यारोपित नहीं करें, क्योंकि इसको जैसे रखेंगे पूरा नहीं ढक पाएगा इसको, तो इसलिए क्या नहीं है, सर्वांग सम नहीं है, लेकिन क्या है, समरूप है। बात करते हैं हम यहाँ पे, जैसे एक दूसरा बात, एक ट्रायंगल दे दिया मैंने यहाँ पे, ये 3 ये 3 ये 3, तो ये दोनों क्या है, समरूप भी है और सर्वांग सम भी है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्वांग सम और समरूपता में कितना सा फर्क है, ओनली कोण का डिफरेंट है। कोण का डिफरेंट कैसे, संगत जो कोण होंगे वो बड़े हो सकते हैं आपके पास में, कोण सेम चलेंगे, लेकिन भुजाएं क्या हो सकती है उनकी, बढ़ी जा सकती है। कैसे, यहाँ पे देखो, इसका भी जो समबाहु त्रिभुज होता है, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज के तीनों जो तीनों कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे भी कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के, लेकिन फर्क कहाँ है आपके पास में, भुजाओं के अनुपात में, ये जस्ट इससे डबल आ गई है। तो कोण तो क्या हो गए, कोण तो क्या हो गए, बराबर। यहाँ पे बात करूं 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, यदि मैं इन दोनों को सर्वांग सम बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, सर्वांग सम बोल रहा हूं मैं इन दोनों को, सर्वांग सम बोल रहा हूं इन दोनों को, तो बोल रहा हूं तो कौन सी कंडीशन में बोल रहा हूं, जिसकी भुजाएं आपस में एक दूसरे को क्या करें, अध्यारोपित, 3 के बराबर 3, इस 3 के बराबर 3 और इस 3 के बराबर 3, कोण के बराबर भी कोण है, तो संगत कोण और संगत भुजा बराबर होगी, वो कहलाएगा सर्वांग सम। लेकिन समरूप में बात कर रहे हैं तो देखो कोण तो आपस में बराबर आ रहे हैं, यहां बात करूं कोण आपस में बराबर आ रहे हैं, लेकिन यदि भुजाओं की बात करें तो भुजाओं में अनुपात चल रहा है, जस्ट इसका अनुपात कितना आ रहा है, डबल। यदि मैं बात करूं ऐसे, यहाँ पे एक राइट एंगल आपके पास में, राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये 3, ये आपके पास में आ गया 4 और ये आ गया 5, और एक दूसरा राइट एंगल आपके पास में, और ये हो गया आपके पास में, ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 10। अब यहां हम बात करते हैं, तो देखिए क्या है, यहाँ पे राइट एंगल है। अब यहां हम बात करेंगे सर्वांग सम है क्या, सर्वांग सम का मतलब होता है एक दूसरे को अध्यारोपित, एक दूसरे को किधर से भी रखे पूरा ढकना चाहिए, नहीं ढक पाएंगे, क्योंकि 3 और 6 कैसे ढक पाएंगे आप आपस में, ढक के देख लो, आपको चित्र से पता लग रहा एक छोटा है, ये क्या है, बड़ा, तो वो सर्वांग सम तो नहीं। लेकिन क्या समरूप है क्या, समरूप भले हो सकता है, कैसे, आपके पास में देखो कोण बिल्कुल एक सेम है, राइट एंगल है आपके पास में, लेकिन भुजाओं का अनुपात बिल्कुल सेम चलेगा तीनों में। देखो कैसे, 3 का जस्ट डबल कितना हो गया, डबल 6, 4 का डबल कितना हो गया 8, और 5 का डबल कितना हो गया 10, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, समरूप। इससे हम जो ये यहाँ पे बातें की अपने वर्त में, तो वर्त सभी क्या होते हैं, जो भी टायर होते हैं, चाहे आप बस के टायर देखो, चाहे ट्रैक्टर के देखो, चाहे आप ऊंट गाड़ी के देखो, किसी के भी देखो, सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समान रूप के होते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ, जो ये कुछ भी आप ये दिख रहा है आपके पास में, ये सभी क्या है, समरूप, और ये क्या है, सभी वर्त। तो मैं ये बोल सकता हूँ वर्त, सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वर्ग की बात करूंगा तो वर्ग भी क्या होते हैं, जैसे ये 4 है, और एक मैंने एक वर्ग दे दिया 2/2 का, ये एक 1/1 का दे दिया मैंने आपके पास में, तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप। आपके पास में समबाहु त्रिभुज दे दिया, वो भी तीनों भुजाएं समान अनुपात में चलेगी, अनुपात सेम रहेगी, क्योंकि कोण तो सभी क्या होंगे, बराबर रहेंगे आपके पास में, तो समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप। तो समरूप की यदि हम बात करेंगे, यदि उदाहरण देना चाहेंगे, तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, और सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप। लेकिन ये कतई नहीं बोलेंगे कि सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं ना, समान भुजाओं वाले, समान माप वाले वर्ग भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, समान त्रिज्या होनी चाहिए। वर्गों में भी वही बात करेंगे हम, ये इनके उदाहरणों की बात हो गई यहाँ पे। और अब हम बात कर लेते हैं
कि जो समरूप और सर्वांग सम है ये क्या है, सर्वांग सम, और एक है समरूप। क्या होता है ये नॉर्मल डिटेल्स। सर्वांग सम हम पहले पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। सर्वांग सम कौन, वही बहुभुज होंगे। क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए दोनों, एक तो उनके क्या होनी चाहिए, संगत भुजाएं बराबर, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन लगना अनिवार्य, संगत कोण बराबर। तो क्या कहलाएगा, मैं यहां लिखता हूं संगत, ये लो ये कंडीशन, संगत भुजाएं बराबर तथा संगत कोण बराबर। ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी, सर्वांग समता की, जिसमें संगत भुजाएं बराबर होगी और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। वो क्या कहलाएंगे आपके पास में, सर्वांग सम। कैसे, ये इसको देता हूं मैं 4 ये 5 ऐसे। तो कैसे होंगे, ए बी सी पी क्यू आर, ध्यान से सीखना है। यहाँ पे दे दिया मैं, यहाँ दे रहा हूं मैं 60 डिग्री, यहाँ दे रहा हूं मैं 90 डिग्री। बढ़ने में नहीं दिख रहा होगा आपको 90 डिग्री, मैं लिख रहा हूँ ओनली यहाँ पे, या इसको 90 बना देता हूँ मैं। फोर 3 90 और ये 5 और ये 5 ये 3 और ये 4। यहाँ दे दिया मैंने 60, यहाँ 30, यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ 60 और ये 90। अब लिखना कैसे वो ध्यान से समझना आपको, ये P Q R और ये A B और C कैसे लिखेंगे, चेक कैसे करेंगे और लिखेंगे कैसे इसको, ये देखना आपको। संगत भुजाएं बराबर, संगत भुजा का मतलब कोण किसके बराबर है, PQ बराबर, मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC से। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। कैसे करने का, क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा, जब भी हम सिद्ध करेंगे तो उन्हीं त्रिभुजों को हम लेके चलेंगे, तथा लेके चलेंगे और लास्ट में हम सिद्ध कर देंगे। कैसे, संगत भुजाएं बराबर, देखो PQR में कौन सी भुजा है, PQ, और ABC में कौन सी भुजा है, देखो 4 के बराबर BC। क्यों लिखा है, कारण बताना होता है यहाँ पे, क्योंकि क्या है 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर, इसलिए आपने बराबर लिख दिया। PQ के बराबर क्या आ गया, BC। दूसरा लिख रहा हूं मैं QR, QR के बराबर कितना है, AP, क्यों है 3 सेंटीमीटर। अगला PR के बराबर, ध्यान ये रखना पहले यदि PQR लिया तो सभी में PQR ही होना चाहिए, PQR वाला ही त्रिभुज की संगत भुजाएं उठाएंगे। यहां बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, AC, ये क्यों हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। संगत भुजाएं बराबर आ चुकी है, कारण आपने बता दिया 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कोणों की, तथा कोण कौन सा, PQR, या हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कोण Q, किसके बराबर हो जाएगा, कोण ABC, क्यों है 90 डिग्री राइट है। कोण P के बराबर, देखो कोण P के बराबर कोण 30 है, और यहाँ कोण कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। अगला देखो कौन सा है, कोण R, R के बराबर कौन बच गया आपके पास में, A, क्यों 60 डिग्री। ये आपका सिद्ध हो गया। क्या आपको क्या चाहिए था, संगत भुजाएं बराबर और संगत कोण बराबर। संगत भुजाएं बराबर आ चुकी है तीनों, संगत कोण बराबर आ चुके हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इन कंडीशनों से, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज P, यहां लिखा हूं मैं इसमें त्रिभुज PQR। अब सर्वांग सम का जो चिन्ह होता है वो बराबर और ऐसे है, ये सर्वांग सम।
और कैसे लिखेंगे सर्वांग सम, तो हमें यहां से ध्यान से रखना आप लोगों को, ये सीखना भी है आपको। पी क्यू आर किसके संगत के बराबर, संगत आना चाहिए। हम यहां से फिलहाल किससे लिख सकते हैं, कोणों से लिख सकते हैं। पी किसके बराबर है, देखो पी किसके बराबर है, सी की। क्यू किसके बराबर है, बी के। और आर किसके बराबर है, ए के। और ये आप लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था दोनों को कि ये क्या है, सर्वांग समन्वय। ये यहाँ पे लिख देंगे हम। अब इसी बात से हम ये बातें लिख सकते हैं कि वापिस ये बात आप सीखो। संगत भुजाएं, अब संगत की बात आ गई तो संगत भुजाएं यहाँ से सीख लीजिएगा। संगत का मतलब होता है पहले दोनों, पहले दोनों, दोनों लास्ट, दोनों लास्ट, एक छोड़ के एक छोड़ के, ये तो भुजाओं की बात हो गई। कैसे, मैं यहां लिख सकता हूं कि बिना देखिए आप लिख सकते हो कि यदि सर्वांग समय, तो इस सर्वांग समय तो इसलिए लगा के लिख सकता हूं कि PQ के बराबर है, उस जो भी बहुभुज बना होगा उसमें PQ के बराबर क्या बना होगा, BC या CB आया होगा। BC और CB बात एक ही है। QR के बराबर क्या आया होगा उसमें, AB, दोनों लास्ट, दोनों लास्ट, एक छोड़ के देख लो, PR के बराबर क्या आया होगा, AC। कोणों की बात कर ही लो आप, P के बराबर C होगा, Q के बराबर B होगा, R के बराबर A होगा। देख लो सही आप इधर से, PQ किसके बराबर है, BC के। QR किसके बराबर है, AB के। और PR किसके बराबर है, AC के। इसका मतलब आज समझ चुके होंगे कि जो भी संगत भुजाएं होगी और संगत कोण होंगे वो लिखना इंपॉर्टेंट है। तरीका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखा जाएगा, पहले दोनों यदि सर्वांग समय या समरूप होंगे तब भी यही बात चलती है दोनों में, पहले दोनों बराबर होंगे, सर्वांग समय तो बराबर होंगे, दोनों लास्ट बराबर होंगे, और एक छोड़ के ये बराबर होंगे। सर्वांग समय में बात कर रहे हैं। कोण, संगत कोण बराबर होंगे, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर। ये तो बात हो गई किसकी, सर्वांग सम की। अब बात करते हैं समरूपता, वो क्या है। समरूपता की बात करते हैं। समरूप में क्या होगा, इसकी कंडीशन क्या होगी, इसमें अभी आपने देखा था कि संगत कोण बराबर, संगत कोण तो क्या होते हैं, बराबर, तथा दूसरी कंडीशन भी होना अनिवार्य है, तथा संगत भुजाएं समानुपाती। क्या कंडीशन होगी, समरूप की क्या परिभाषा होगी, पूछा भी जाता है आपसे। संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। संगत कोण तो बराबर होना चाहिए, जितना है ये कोण हो गया 30 है तो ये 30 चलेगा, लेकिन भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती है आपके पास में, यानी अनुपात में होनी चाहिए। ऐसे भी नहीं हो कि एक भुजा 1.5 गुनी है, दूसरी भुजा 2 गुनी है, तो वो भी क्या नहीं होगी, समरूप नहीं होगा हुआ करती भी। कैसे, इसके भी लिखने का तरीका सेम ही रहेगा, एजीटी। जैसे मैं आपके पास में बात करूं यहाँ पे, इसी को ले लेते हैं समरूप में, या एक दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये 10 डिग्री या 30 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, और ये हो गया 110। ये आपके पास में एक दूसरा ट्रायंगल है, तीस, 110 और 40। इसकी भुजा दे दी मैंने, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 110, 30 और 40। यहाँ 2, 3, 5, 6 और आपके पास दे दिया मैंने ये 7, ये दे दिया मैंने। यहाँ बात करते हैं 110, 7 इधर आएगा और 5 इधर आएगा। यहाँ बात करते हैं, जैसे यहाँ दे दिया मैंने 40 और
यहाँ दे दिया मैंने 10 और यहाँ दे दिया मैंने 12, ये सेंटीमीटर में, ये दो आकृतियाँ दे दी। अब कैसे बात करेंगे, ये देखो, ये ए बी सी पी क्यू आर। पहली बात करते हैं संगत कोण बराबर। तो देखो दोनों आकृतियों में कोण ए के बराबर बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर से। कोण ए के बराबर कौन सा है, 30 के बराबर 30 कोण क्यू, कोण बी के बराबर 40 पी, और कोण सी के बराबर कोण आर। क्यों है, कारण लिखना हो आपको, ए कितना था 30, बी कितना है 40 और थर्ड कितना है 110। ये तीनों कंडीशन हो चुके हैं, तीनों कोण बराबर हो चुके हैं। अब दूसरी कंडीशन है भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान अनुपात। वो देखो कैसे, बात करते हैं ए बी। अब ए बी पे कैसे उठाएंगे, 30 और 40 किस पे है, देखो 30 और 40 ये है, संगत कोणों के साथ में संगत भुजा होती है। तो 30 और 40 के साथ में 7 है, तो 30 और 40 के साथ वाली भुजाएं उठाएंगे हम। तो 30 40 के साथ में कौन सी है, पी क्यू। क्यों, कैसे उठाना है भुजाएं, संगत भुजाएं कैसे उठाएंगे, 30 40 के साथ में, तो 30 40 के साथ वाली। यहाँ कितनी है ए बी 7 और पी क्यू कितनी है 14, कितनी आ गया 1/2, समीकरण नंबर 1। अगली बात करते हैं, ए बी हो गया, बात करते हैं बी सी। ऊपर यदि पहले यदि ए बी सी ले रहे हैं तो ऊपर ए बी सी आएगा, पहले आपने ए बी सी लिया है तो, और नीचे कौन सा आएगा पी क्यू आर। बी सी, बी सी 40 110, 40 110, तो कौन सी हो गई पी आर, कितना है 5/10, वही 1/2, समीकरण नंबर 2। ये क्वेश्चन है आपके आगे ऐसे सिद्ध करवाने के लिए बोलेगा तो कुछ इस प्रकार ही सिद्ध होंगे वो, और ये कॉन्सेप्ट भी आपका। अगला है एसी, एसी बटे 30 110, 30 110 में कौन सी है क्यू आर, वो 6/12, कितनी आ गया 1/2, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1 2 3 से क्या पता लग रहा है, राइट हैंड साइड बराबर आ रही है तीनों, तो राइट हैंड साइड बराबर आ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे समरूपता की बात कर रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 2 व 3 से क्या लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे पी आर बराबर ए सी बटे क्यू आर। तीनों भुजाएं क्या आ गई, समान अनुपात में आ गई, तीनों भुजाएं क्या आ गई समान अनुपात में, और तीनों कोण भी क्या आ गए बराबर। तो संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं क्या आ गई समानुपाती, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम त्रिभुज, कौन सा लिखा था आपने एबीसी, ए बी सी समरूप हो गया किसके त्रिभुज, ए किसके बराबर है, ये देखो कोणों से लिख लो आप चाहे, क्यू के बराबर, बी किसके बराबर पी के बराबर, और सी किसके बराबर आर के बराबर, या चाहो तो आप भुजाओं से भी लिख सकते हो। भुजाओं से भी कैसे लिखेंगे हम और सीखेंगे आगे। अब यहाँ से ध्यान देना वही कंडीशन है, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यदि आप लोगों को ये कंडीशन दे दी जाएगी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी काफी आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग समझते हो सिद्ध करने के लिए आ गया और टिपिकल क्वेश्चन हो गया, जबकि आंसर है वो इसी में छुपा हुआ। कैसे, आप लोगों को बोल दिया कि सिद्ध कीजिए कि एबीसी समरूप है किसके पीक्यूआर के, बस एग्जामिनर को ये कंडीशन चाहिए कि आपने बराबर बताया है। तो देखो क्या बताएंगे, क्या होना चाहिए आप लोगों को, कोण ए के बराबर तो कोण क्यू मिलेगा, जो भी डायग्राम दे रखा होगा उसमें, तो ए के बराबर क्यू देखो, ए के बराबर क्यू क्यों है 30 के बराबर 30, बी के बराबर पी मिलेगा, सी के बराबर आर मिलेगा। भुजाओं को भी लिख सकते हैं हम, पहले दोनों ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा किसके, दोनों लास्ट बी सी बटा पी आर, और एक छोड़ गए ए सी बटे क्यू आर। और ये कंडीशन आई थी देख लो आप कैसे, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटे पी आर और ए सी बटे क्यू आर। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि जब भी सर्वांग सम और समरूप आए तो आपको ये 6 बातें लिख लेनी चाहिए, 3 तो कोण और 3 भुजाएं। सर्वांग सम में तो बराबर लिखेंगे और समरूप में क्या लिखेंगे समान अनुपात में, इस प्रकार लिखेंगे। ये बात है आपकी समरूप की।
अब इससे संबंधित जो परमें बढ़ती है वो क्या है वो देखते हैं। जो परमें होती है वो क्या है, और काफी बार पूछी भी गई है, इंपॉर्टेंट परमें जो पहली परमें आती है वो परमें आपके पास में ये है, उसको परमें का नाम भी है थेल्स परमें। क्या बोलते हैं? थेल्स परमें। थेल्स परमें या इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिका परमें। दोनों नाम है इसके। आपको एग्जाम में डायरेक्ट भी दे सकता है कि थेल्स परमें का कथन लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपसे ये भी बोल सकता है कि थेल्स परमें को सिद्ध कीजिए या आधारभूत समानुपातिका परमें को सिद्ध कीजिए। क्या है इसका? इसने बिल्कुल सिंपल कहा है, आपको डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे इसको, लेकिन पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इसका स्टेटमेंट है किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। ये आपकी क्या है? परमें। मैं लिख देता हूं इसको। इसका जो कथन है वो क्या है, क्या सिद्ध करवाएगा आप लोगों से? वो करवाएगा कि एक त्रिभुज में, कोई सा भी त्रिभुज हो, एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स परमें का कथन है, और ये आप लोगों को क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। वहां क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलता है वहां पे? सिद्ध कीजिए। वो पहले क्या लगा देगा? सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है। तो किस तरीके से आएगी देखो, विभाजित करती है। अब ये कथन हो गया आपके पास में, एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स परमें का कथन हो गया आपके पास में। सिद्ध करने के लिए बोल भी देगा, लेकिन इसको सिद्ध करने से पहले हम परमें को किस प्रकार देखेंगे वो देखते हैं। देखो, परमें जब भी सिद्ध करेंगे तो उससे पहले आप लोगों को त्रिभुज के बारे में पूरा पता होना चाहिए। क्या होता है त्रिभुज? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, उनके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। अब उसके साथ साथ में आपके पास में समानांतर की कंडीशन आई, तो समानांतर वाली बात होनी चाहिए। समानांतर कैसे होती है आपके पास में? ये बिल्कुल रेखीय प्रक्रिया, कहीं से भी उनकी दूरी मापो वो हमेशा क्या आती है? बिल्कुल समान आती है। ऐसी दो रेखाएं जिनकी जो बीच की जो दूरी होती है वो क्या रहे? हमेशा नियत रहे, स्थिर रहे, वो दोनों रेखाएं क्या कहलाती है? समानांतर। नियत का बोले तो यदि ये x है तो यहाँ पे भी x होगी और यहाँ पे भी क्या होगी? x, यानी कि कभी बदलेगी नहीं दोनों की। जैसे रेल की पटरियां होती है आपस में कभी नहीं मिलती, तो ये समानांतर है। उसके बाद में बात आती है आपके पास में समानांतर की बात आने के साथ साथ में आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि यदि ये कोई त्रिभुज है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है आपकी पूरी प्रश्नावली में ये काम आएगी आगे तक पूरी किताब में भी, कि यदि ये कोई त्रिभुज है एबीसी और उस त्रिभुज की यदि बात करें तो इसमें हम बात करते हैं तो आधार की, और एक बात करते हैं जनरली ऊंचाई की। दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, आधार और ऊंचाई। क्योंकि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, जनरली हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 5th क्लास से भी पढ़ते आते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार क्या है, ऊंचाई क्या आता है, तो वो बात कर लेते हैं। एक त्रिभुज आपको मैंने ये दे दिया है, दूसरा त्रिभुज मैंने आपको यहाँ दिया है। दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अभी मैंने बात की है समानांतर क्या होती है, जिनकी दूरी क्या रहे? बिल्कुल नियत, यानी कि स्थिर रहे, सेम एज इट इज रहे, जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी एंडिंग में रहे, उतनी बीच में रहे।
एक त्रिभुज मैंने यूं बनाया है, इन पे बात करते हैं। अब यदि मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं तो इस त्रिभुज में यदि ए बी सी तीन शीर्ष है, तो यदि मैं आधार ले रहा हूं, आधार आप पे डिपेंड करता है कि आधार कौन सा ले रहे हो आप, बीसी। आधार मैंने बीसी ले लिया, ये बीसी आधार समतल। तो जो तीसरा शीर्ष बच गया वो ऊंचाई मापने के काम में आएगा। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे ये आधार नीचे फर्श में आधार ले लिया यहाँ पे, और आप यदि इस जो भी आप रूम में जहाँ पे भी बैठे हो उस रूम की आप यदि ऊंचाई माप रहे हो और बाहर क्यों ना बालकनी क्यों ना जा रही हो आपके, यदि बालकनी भी जा रही है तो आप ये नहीं करोगे इस मैंने यहाँ से जो मापने का जो फीता वगैरह आता है यहाँ पकड़ा और बालकनी के बाहर तक चले गए हम वहां तक। हमेशा जो ऊंचाई होती है बिल्कुल न्यूनतम दूरी होती है शीर्ष बिंदु से लेकर धरातल तक की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी ही ऊंचाई होती है। अब वो कैसे होती है न्यूनतम दूरी? हमेशा 90 डिग्री पे होती है। धरातल पे सीधा ऊपर पॉइंट पकड़ो और आप धागे को जहां मिनिमम नहीं आ जाता है, आपने जो ये काम करते हैं कारीगर वगैरह उनके पास में एक धागा वगैरह होता है, वो इसी को पकड़ में देखते हैं जहां कम से कम धागा आ गया वही उसकी ऊंचाई हो गई, बिल्कुल हाइट हो गई। तो जो कम से कम जो दूरी होती है वही क्या होती है? उस ट्रायंगल की ऊंचाई होती है। कैसे? यहां से मैं ऐसे कभी नहीं बोलूंगा कि इस त्रिभुज की ऊंचाई ये होगी ना, कम से कम कौन सी आएगी? इधर भी ये भी नहीं आएगी। कम से जो न्यूनतम दूरी आएगी बिल्कुल 90 डिग्री पे जो धरातल के साथ में आके कोण बनाए वही आपकी क्या कराएगी? दूरी, वो न्यूनतम दूरी या ऊंचाई। ए डी इसको नाम दे दूं तो ये एच हो जाएगी आपके पास में ऊंचाई। इसमें नहीं समझ में आया तो यहां समझिए आप ए बी सी, ये क्या है? आधार। वही बालकनी वाली बात आ गई आपके मकान की, ये आधार है। बी सी आपने आधार लिया है तो इसकी ऊंचाई कौन सी होगी? तो आप कतई आप ये नहीं बोल सकते कि ये सर इसकी ऊंचाई ये होगी क्या, या ये होगी या ये होगी ना, इनसे दोनों से हटके आपकी ऊंचाई कौन सी होगी? धरातल के साथ में न्यूनतम। अब धरातल ये नहीं है कि आपने धरातल कहा है तो धरातल बोले तो आधार ये बीसी पे समाप्त हो गया, ये काल्पनिक रूप से भी बाहर चल रहा है। तो इसकी जो ऊंचाई होगी ऐसे शीर्ष से हम धागा डालेंगे ऐसे, तो वो धागा कैसे आएगा? इधर जाने से रहा, इधर भी नहीं जाएगा और इधर भी नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आएगा, और सीधा स्ट्रेट आएगा तो यहाँ पे आएगा और ये 80 की क्या हो जाएगी? ऊंचाई, त्रिभुज से बिल्कुल बाहर। तो विशेष तौर पे आप लोगों को पहला कॉन्सेप्ट क्या समझना है, जब भी कोई दो पॉइंटों को यदि हम आधार ले लेंगे तो तीसरा पॉइंट धागा डालने पे काम में आएगा। कैसे? कि सर आपने यहाँ पे तो ये बता दिया, जैसे मैं यहां ये करता, इस त्रिभुज की बात करता हूं मैं, ए बी सी, मैं आधार ले रहा हूं आपकी बार क्या? ए बी। अब बताओ ऊंचाई कौन सी होगी? तो ऊंचाई कहां से जाएगी? सी से, और इस पे तो ये जाएगी तो बिल्कुल सीधा इसमें 90 डिग्री का जहां कोण बनाएगी वहां पे, तो ये आपकी बात सीधी क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, जो आधार में दोनों पॉइंट आ गए तो तीसरा जो पॉइंट आएगा वहां से हम ऊंचाई डालेंगे और बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे जाएगी, वही आपकी क्या कहलाएगी? ऊंचाई। ध्यान रखना है, आधार में दो पॉइंट आएंगे और ऊंचाई के लिए तीसरे पॉइंट से हम सीधा 90 डिग्री के एंगल पे बढ़ाएंगे। एक कॉन्सेप्ट आपको ये काम ध्यान में रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था आपके पास में कि जो जो समानांतर रेखाएं होती है उनकी बीच नियत क्या होती है? दूरी बराबर होती है। आप समानांतर की बात भी हो चुकी है और त्रिभुज में आ चुके हैं, तो क्यों ना हम इनके क्षेत्रफल की भी बात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? आप सब जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 एरिया एबीसी यदि मैं लिखूं क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, सब जानते हो। तो यहां से हम बात कर लेते हैं समानांतर की भी बात कर लेते हैं। यदि मैं ये दो समानांतर रेखा है और यहां से मैं ए है और ये क्या है? बी है, और यहां से एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ये सी, एक ट्रायंगल में यूं बना रहा हूं, उसी बात को मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूं मैं, ये ले रहा हूं डी, एक ट्रायंगल में यूं बना रहा हूं ई, तीन ट्रायंगल आपके पास में, दोनों ये रेखाएं हैं, वो दोनों रेखाएं क्या है? बिल्कुल समानांतर है। आपको बोल दिया गया है कि ये दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर, और इनके बीच की दूरी कितनी है? x।
तो इनका यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं, देखो क्या निकलता है आपके सामने। मैं बात करता हूं पहले कौन से त्रिभुज की, त्रिभुज में बात कर रहा हूं ए आर, कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए आप, चाहे त्रिभुज ले लो ए ई बी, ए ई बी, और इसमें 1/2 और आधार में सभी का क्या है, देखो सभी का आधार समान है तीनों का, तो आधार में तीनों में क्या ले लेता हूं मैं, ए बी। इसमें दूसरे वाले में भी बात कर रहा हूं, ध्यान देना, ए सी बी, इसमें भी आधार क्या ले लिया मैंने, ए बी। तीसरे वाला देखिए ए डी बी, इसमें भी आधार क्या ले लिया मैंने, ए बी, क्योंकि तीनों का समान है। अब बात आ रही है थर्ड, ऊंचाई की, जो अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे थे उसी को वापस ले रहे हैं। इसकी ऊंचाई कौन सी होगी, ए ई बी, तो इसकी ऊंचाई कौन सी, ये तो होने से नहीं, ये भी नहीं होगी, बिल्कुल कौन सी होगी, बिल्कुल 90 डिग्री पे। और जो समानांतर रेखाएं होती है बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, तो उनके यदि 90 डिग्री पे आ गए तो ये कौन भी 90 डिग्री होगा दोनों को, तो ये कौन सी होगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, कम से कम दूरी। और जो ये आपकी जो बीच की दूरी होती है वो भी 90 डिग्री पे होती है। तो ऊंचाई आपको ऑलरेडी दे रखी है कितनी है, x। तो यदि आपने EH मान लिया इसको, ये इसको देता हूं मैं EF, तो EF इसकी कितनी हो जाएगी, सीधा डालेंगे हम, तो इसकी हो जाएगी CG। और इसकी बात करते हैं हम, सीधा बिल्कुल DS। अब देखते हैं दोनों में 1/2 AB इंटू EF का मान कितना है, x, क्योंकि न्यूनतम दूरी क्या रहेगी, x, क्योंकि यही तो थी आपके पास में, ये सभी आपको कहा था कि इनकी बीच की दूरी क्या रहेगी, समान, और जो बीच की दूरी होती है वो क्या रहेगी, ऊंचाई रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये भी कितनी रहेगी, x, ये भी कितनी रहेगी, x, और ये भी कितनी रहेगी, x। तो 1/2 AB इंटू दूसरे वाले की भी x हो गई, 1/2 AB इंटू x। तो आपको क्या मिला तीनों से, यदि कोई दो समानांतर रेखाएं हैं और उनका आधार एक ही है, उनका आधार क्या है, एक ही है, तो तीनों की तीनों क्या रहेंगे, बराबर। यानी दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। क्या, वापस बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट बात है, समानांतर से और इस ऊंचाई से दोनों से मिला के एक कॉन्सेप्ट बढ़ गया। क्या बढ़ गया कि दो समानांतर रेखाएं और एक ही आधार, दो समानांतर रेखा और एक ही आधार पर बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर। जैसे अभी आपने देखा 1/2 ABX, 1/2 ABX, 1/2 ABX। ये आप लोगों को ये बातें पहले पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम इसकी, तो ये जो कॉन्सेप्ट था आपके पास में समानांतर और त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या वापस ध्यान रख लेना क्या था ये कॉन्सेप्ट, में वापस बोल के बता रहा हूं, दो समानांतर रेखाएं तथा एक ही आधार, दो समांतर रेखाओं के बीच तथा एक ही आधार पर बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर। ये ध्यान रखना आप लोगों को। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में बात करते हैं थेल्स प्रमेय की, और थेल्स प्रमेय की बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।